सरकार बैंकों को लेकर फंस चुकी है और बजट में बैंकों को बेचने का जिक्र नहीं है। तो क्या बैंकों को लेकर सरकार ऊहापोह की स्थिति में आकर खड़ी हो गई? ऐसे में अडानी कांड जब सामने उभर कर आ गया तो सरकार की हालत खस्ता होने लगी, वह पस्त पड़ गई कि अगर इकोनॉमी को जनता के अनुकूल रखना है, तमाम बड़ी योजनाओं को बैंकों के जरिए लागू करवाना है, तो फिर सरकारी बैंकों का रहना जरूरी है। शेयर बाजार के भीतर बैंकों का कच्चा चिट्ठा आरबीआई ने मांगा और यह सोचकर मांगा कि जरा परखें तो कितना पैसा शेयर बाजार की अलग अलग कंपनियों में बैंकों ने झोंक दिया है, यह सोचकर कि उन्हें लाभ होगा। लेकिन जैसे एसबीआई ने कहा हमने 27,000 करोड़ का लोन दिया है और दूसरी तरफ एलआईसी ने भी कहा लगभग 36,000 करोड़, हाँ उनके झोंके जरूर हैं, अडानी को दिया है। तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों का पैसा शेयर बाजार में फूका पड़ा है। और भारत की राजनीति की त्रासदी देखिए, वो बैंकों पर ही आश्रित है। सरकार के जितने कार्यक्रम सब कुछ सरकारी बैंकों के जरिए चलता है। सरकार जब सोचती है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाए और इस देश के भीतर में चंद हाथों के जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था भी संभल जाएगी और देश भी दौड़ने लगेगा, उसी वक्त सरकार को झटका लगा और सरकार को समझ में आने लगा कि दरअसल राजनीति साधनी है और सत्ता में बने रहना है तो फिर सरकारी बैंकों का रहना जरूरी है। क्योंकि एक दो नहीं दर्जनों योजनाएं हैं सरकार की जो सरकारी बैंकों के जरिए ही चल सकती है। और सरकारी बैंकों के भीतर इस दौर में जितना खोखलापन सरकार ने भर दिया और दूसरी तरफ जो निजी या प्राइवेट या फॉरेन बैंक है उसमें जैसे ही आप खाता खुलवाते हैं वैसे ही आपके ऊपर बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। स्थिति में भारत की इकोनॉमी में बैंक खड़े कहां हैं, क्योंकि निजीकरण नहीं करेंगे तो उसके अलावे एनएमडीसी स्टील का नाम है, आईडीबीआई बैंक का नाम है, कॉन्कर का नाम है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम है, बेमेल का नाम है यानी बीईएमएल का नाम है और 50,000 करोड़ का एक टारगेट रखा गया है। तो क्या यह माना जाए सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए? वह समझ गई कि निजीकरण के आश्रय लाभ तो मिल सकता है उस खुद को, लेकिन इस देश को लाभ नहीं मिलेगा ही नहीं, 10% भी नहीं, उससे भी कम। सारे डाटा पे बात होगी, लेकिन पहले एक बात का जिक्र शुरुआत में समझ लीजिए कि सरकार ने इस दौर में जब उसे लगता था इस देश के बैंक उनके गले की फांस हैं तो वह उसे बेच देना ही चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक को बहुत तरीके से आगे बढ़ाया। करेंसी का चेस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट का बिजनेस हो, चाहे फ्रेश करेंसी हो, सबको बहुत सलीके से आगे बढ़ाया। और जब जनधन योजना का हम जिक्र आपसे कर रहे थे, 97.3% जनधन खाते पब्लिक बैंक में खुले हैं, प्राइवेट में नहीं खुले हैं। प्राइवेट बैंक के पैरेलल पब्लिक बैंक को लेकर मर्जर किया गया, ब्रांच कम किए गए, स्टाफ कम किया गया। तो इसका मतलब है कि सरकार के लिए बैंक सरकारी ही काम करता है और राजनीति साधनी है तो अर्थव्यवस्था को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करके अलग रख दीजिए। दूसरी बात ध्यान दीजिए, बैंकों पर इस दौर में लगातार दबाव भी बना कि कैसे उन्हें एनबीएफसी पर पैसा देते चले जाना, और एनबीएफसी किस रूप में डूबती रही है भी सबके सामने खुले तौर पर निकल कर आया। जो क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वह भी देखिएगा तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, रिटेल लोन के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या दूसरे लोन के मद्देनजर सवाल यह नहीं है, सवाल कुछ और है। सवाल है कि इस दौर में जो पैसा नहीं लौटा रहे थे उनकी तादाद कितनी थी, और उनकी जब बड़ी तादाद रिजर्व बैंक ने देखी तो उसके भी होश फाख्ता हो गए। यह कैसी स्थिति है जिसमें लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादा नहीं, 25 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद 2017 में जितनी थी उसके दुगनी स्थिति में आकर 2022 में आप खड़े हो गए। और इस दौर के भीतर आप वसूली नहीं कर पाए, लोग देश छोड़कर भाग गए। और उन देश छोड़ने वालों से भी राजनीतिक अगर लाभ मिल जाता है मुद्दों के आश्रय या उनके भागने के आश्रय या फिर शेयर मार्केट के वैल्यूएशन के आश्रय, इन तमाम बातों पर एक क्षण के लिए गौर करते हुए जरा इन परिस्थिति पर आकर खड़े हो जाइए जहां सरकार बैंकों को लेकर फंस चुकी है। अभी तक की नीतियां बैंकों के खिलाफ थी, अभी की नीति एक लिहाज से सीज फायर की है। मोदी सरकार ने इसमें एक और चुग्गा डाल दिया, जहां पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जरूरत उसे पड़ी तो उसने मास लेवल पर जनधन योजनाओं को इंप्लीमेंट कराया। लगभग 47 करोड़ से ज्यादा खाते इस देश में जनधन योजना के खुले हैं। उस सरकार की अपनी राजनीतिक जरूरतें सरकारी बैंक पूरा करता है, लेकिन इस दौर में कैसे किस रूप में हुआ इसको अगर ध्यान देना शुरू कीजिएगा तो कुछ बातों पर और गौर करने की शुरुआत कीजिए। हम एक बैंक का नाम लेते हैं, कोई भी प्राइवेट बैंक इस दौर में सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक है और पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा एसबीआई है। अब लेकिन पहले समझिए, एसबीआई के जो बैंक हैं उसके जितने ब्रांच हैं और एचडीएफसी के जितने ब्रांच हैं तो एसबीआई लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसको इस ध्यान से देखिए कि एचडीएफसी में जो काम करने वाले लोग हैं, वहां जो स्टाफ है उसकी संख्या 1,41,579 है। एसबीआई में 2,44,250 कर्मचारी है, लेकिन वहां पर जो ग्राहक है
वो प्रति कर्मचारी 501 ग्राहक को ट्रीट करता है, लेकिन एसबीआई में 1680 ग्राहक को एक कर्मचारी ट्रीट करता है। इस स्थिति में एसबीआई और एचडीएफसी के बीच का एक हम खाली अंतर आपको बतला रहे हैं। इसमें एक दूसरी बेसिक अंतर को लीजिएगा तो समझिए कि एचडीएफसी में लगभग 21,000 भर्तियां बीते फाइनेंशियल ईयर में हो गई और एसबीआई में लगभग 1,500 जो काम कर रहे थे उनको नौकरी से हटा दिया गया, यानी रिड्यूस कर दिए गए, यानी कम कर दिए गए। तो बैंकों को कंगाल बनाने और खोखला बनाने की स्थिति सिर्फ पूंजी के आश्रय नहीं है, बल्कि किसी को खत्म करना है तो ब्रांच हो, एटीएम हो, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी मौजूदगी हो, कर्मचारी हो, सबको आप पूरी तरीके से खत्म करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दीजिए। और वो पैसा अगर कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए शेयर बाजार में जा रहा हो या फिर शेयर बाजार के समानांतर अपने अपने इंडस्ट्री में भी लगा रहा हो और इस देश की इकोनॉमी इस दौर में डामाडोल हो गई, तो बैंक अगर प्राइवेट हिस्से का होगा तो वो पैसा लेने के लिए जाएगा, और जब पैसा वसूलने जाएगा तो वह इंडस्ट्रीज कहां से पैसा ला पाएगा। इसीलिए सरकार ने कुछ नए नए रूल्स बनाए जो एनसीएलटी और आईबीसी को लेकर हैं। यह अपनी इकोनॉमी के भीतर के जो घाव है ना, उसे ढकने के लिए क्रिएट किए गए कि आप दिवालिया घोषित कीजिए, दिवालिया घोषित करेंगे तो कम कीमत में उसको दूसरे को सौंपवा देंगे, दूसरे को देंगे तो कुछ पैसा आपसे ले लेंगे। इसी तरीके से माल्या का नाम है, चौकसी का नाम है, नीरव मोदी का नाम है, कितने अटैच किया गया, लगभग 15,000 करोड़ का, लेकिन कितने लेकर फरार हो गए। अब इस डाटे के भीतर आप घुसने की शुरुआत कीजिए। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतनी बड़ी रकम एनपीए की रिटर्न ऑफ कर दी जाए। 11,17,883 करोड़। जब पार्लियामेंट में जानकारी दी गई कि बीते 6 साल में हमने इतना रिटर्न ऑफ किया है और इस 11,17,000 करोड़ में से 8,16,000 पब्लिक सेक्टर का है। आरबीआई ने उनसे पूछा, महाराज ये तो बताइए कि कितने लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लेकर चले गए। बैंकों ने कहा 1 करोड़। हम आपको और बड़ा डाटा बताते हैं कि 25 लाख से ज्यादा जो पैसा लेकर चले गए। अगर हम 2017 में देखें, जब इस दौर में जीएसटी आया था, उस समय 8,045 लोग थे जो 25 लाख से ज्यादा जिन्होंने कर्ज लिया, और 25 लाख से ज्यादा लेते लेते कईयों ने कर्ज 15,000 करोड़ तक का लिया जो नहीं लौटाया। अब सवाल था कि अगर इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है तो आप कर्ज क्यों दे रहे हैं। और छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए और यह समझिए कि 2017 से 2022 में उस समय 8,000 लोग थे और 2022 में यह बढ़कर 12,439 हो गए। कर्ज अगर दे रहे हैं तो यह वापस नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या ये दोबारा किसी दूसरे नाम से तो कर्ज नहीं ले लेते हैं। बड़ी छानबीन इस दौर में बैंकों ने भी अपने तौर पर की और परखा यह भी कि आप एक जगह दिवालिया हो जाइए, दूसरी जगह दूसरी दुकान दूसरे नाम से खोल लीजिए और उस नाम के आश्रय, राजनीतिक हस्तक्षेप के आश्रय बैंकों से आप लोन उठा लीजिए। दिवालिया भी है, लोन भी मिल रहा है, नाम भी बदल लिया, सरकार भी साथ है। में उसे खत्म नहीं करना है। और 2023 का पहला पार्ट यही था इस बजट को लेकर और अडानी कांड को लेकर कि किसी भी हालत में सरकारी बैंकों को जिंदा रखना है, उनके भीतर उस डर को हमेशा जलाए रखना है जिससे लगे कि वो आज नहीं कल बिक जाएंगे और प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। आंदोलन करना है करते रहिए, बैंक हड़ताल करनी है करते रहिए, लेकिन हम राजनीति को दोनों दृष्टि से साधेंगे, जिंदा भी रखेंगे और जिंदा नहीं रहने की परिस्थितियां भी बनाए रखेंगे। और इन सब के बीच शेयर बाजार में हिचकोले खाना, कर्ज लेकर देश छोड़कर भागना और कर्ज के जरिए उसका नया वैल्यूएशन करा के फिर बैंकों से लोन लेना, यह काम भारत के भीतर ही हो सकता है जो सरकारी बैंकों के माध्यम से देश की राजनीतिक सत्ता खुले तौर पर कराती है। समझ जाइए तो ठीक, अन्यथा यह मानकर चलिए कि सरकारी बैंक है तो आपको सुविधा है और वेलफेयर स्टेट में आप जी रहे हैं तो सरकार की वाहवाह कर लीजिए, यह सोचकर कि अच्छा है बैंक तो